एसक्यूएल सीखना तो काफ़ी लोग स्टार्ट करते हैं, बट विंडो फंक्शंस तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी लोग ड्रॉप भी कर देते हैं। विंडो फंक्शंस काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम इंटरव्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ के अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस आप ईज़िली विंडो फंक्शंस के एक्सपेक्ट कर सकते हो इन डेटा एनालिटिक्स इंटरव्यू। एंड डेटा एनालिटिक्स ही क्यों? चाहे आप डेटा साइंस सीख रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स या डेटा इंजीनियरिंग भी, विंडो फंक्शन सभी जगहों पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस। एंड इसीलिए आज इस टॉपिक को हम सिंप्लीफाई करेंगे इस वीडियो के थ्रू। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे विंडोज फंक्शन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ओवर डिफरेंट एसक्यूएल क्वेरीज। कुछ इंपॉर्टेंट एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे हर एक कंसेप्ट को फ्रॉम द स्क्रैच टू द एडवांस। So hello everyone and welcome to WS CubeTech channel. My name is Ayushi Jain and let's get started with the video where we will be understanding what are window functions and how to use them with real practical examples. Now, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक डेटा एंथुसियास्ट एंड अभी तक एसक्यूएल को एंजॉय कर रहे हैं और आपको एसक्यूएल समझ में भी आ रही है, विंडो फंक्शंस आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देन आपके लिए बाकी टॉपिक्स लाइक एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन, मशीन लर्निंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं ये सारे टूल्स विद अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स जहाँ पे आपको इंडस्ट्री मेंटोर से भी सीखने को मिले, देन WS CubeTech ने लॉन्च किया है उनके डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम का एक और नया कोहॉर्ट। अगर आप भी इस कोहॉर्ट का पार्ट बनना चाहते हैं देन चेक आउट द लिंक इन आवर डिस्क्रिप्शन एंड जॉइन इट सून। सबसे पहले विंडो फंक्शंस के बारे में समझते हैं। देखो, विंडो फंक्शंस का मतलब क्या हुआ कि आपके डेटा के अराउंड एक विंडो क्रिएट होगी और उसके इनसाइड हम कोई भी चीज़, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि सम निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं वैल्यूज़ को, मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, या फिर विंडो फंक्शंस में आते हैं रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर, लीड, लैग, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू। हालांकि और भी विंडो फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट वंस हैं जो कि हर डेटा एनालिस्ट को पता होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास विंडो के अंदर अलग अलग कैटेगराइजेशन होती है कि ये जो विंडो हमने बनाई है, ये जो हमारी विंडो है, ये कैसे बनेगी, किन किन चीज़ों से बन सकती है। ये बन सकती है थ्रू पार्टीशन ऑफ डेटा, थ्रू ऑर्डर ऑफ डेटा, कि डेटा के पार्टीशंस के बेसिस पे ये विंडो बन सकती है। डेटा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है इन दी असेंडिंग ऑर्डर, वैसे वैसे आपका विंडो का साइज भी इंक्रीज होता जाए, उस अकॉर्डिंग भी हमारी विंडोज़ क्रिएट हो सकती हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी तरीके हैं विंडोज़ को बनाने के, जैसे कि हम रोज़ के बीच में भी विंडोज़ बना सकते हैं, तो बिटवीन रोज़। अब जब हम लोग रोज़ बिटवीन बोल रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास प्रीसीडिंग रोज़ होती हैं, करंट रोज़ होती हैं एंड फॉलोइंग रोज़ भी होती हैं। इन सभी मेथड से हमारे पास विंडोज़ बनती है और इन्हीं सब फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम इन विंडो के अंदर कोई भी एनालिसिस करते हैं, इसीलिए विंडो फंक्शंस हमें काम में आते हैं। अब हमें ये समझ में आ गया है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला विंडो फंक्शन, पार्टीशन ऑफ डेटा, पार्टीशन बाय से। पार्टीशन बाय कहाँ पे हेल्पफुल होता है उसे समझते हैं। देखो, इमेजिन करो कि आपके पास एक डेटा है जहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन है। तो हमारे पास एम्प्लॉय का नेम हो गया, आईडीज़ भी होंगी ऑब्वियसली, तो आईडी ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, वो किस डिपार्टमेंट में है और उनकी सैलरीज क्या है। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। आईडी है एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, एम्प्लॉय 5, एम्प्लॉय 6 एंड एम्प्लॉय 7। ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट नेम्स गिवन हैं। नेम्स जैसे कि A, B, C, D, E, F एंड G। साथ ही साथ डिपार्टमेंट्स गिवन है। डिपार्टमेंट्स जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, अनदर पर्सन फ्रॉम द सेल्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये एम्प्लॉयज़ अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। इनकी सैलरीज भी हमारे पास मेंशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास सैलरीज गिवन है। अब मान लीजिए कि हमें टास्क क्या दिया गया है। टास्क गिवन है कि आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है, बट एवरेज किसके बेसिस पे? एवरेज ऑफ सैलरी तो निकालना है, बट ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट। सैलरी तो निकालनी है
बट ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट। तो हम उस केस में विंडो फंक्शन किस तरह से लिखेंगे? विंडो फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि एवरेज ऑफ सैलरी ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। अब इस केस में क्योंकि हमने बोला पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा होगा? हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके बेसिस पे पार्टीशंस बन जाएंगे डेटा के ना। और हम चाहे तो बड़े पार्टीशंस को अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे जो पार्टीशंस बने हुए हैं वो बने हुए हैं अराउंड डेटा बेस्ड ऑन दी सैलरीज। तो एक पार्टीशन ये होगा, दूसरा पार्टीशन हमारे पास एचआर का होगा और तीसरा पार्टीशन हमारे पास फाइनेंस का होगा। अब ये जो डिपार्टमेंट के बेसिस पे डेटा के पार्टीशंस बन चुके हैं, उस पार्टीशन के अंदर हमने क्या निकालना है? एवरेज ऑफ सैलरीज, एवरेज ऑफ सैलरीज हियर। तो उस केस में 50,000 प्लस 40,000 वुड बी 90,000 प्लस 30,000 120,000। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3 वुड बी 40,000। तो सब जगह सेल्स के आगे 40,000 लिखा हुआ आ जाएगा। सिमिलरली इस केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1,10,000 हमारे पास आ रहा है, उसमें हम अगर यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो दोनों के केस में 55,000 एंड 55,000 डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 50,000 का केस है, यानी कि 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 50,000। दोनों केस में 50,000 लिखा हुआ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं? एवरेज निकाल पा रहे हैं सैलरी का ओवर दी पार्टीशंस बाय डिपार्टमेंट। इस चीज को हम लोग विंडो फंक्शन बोलेंगे और विद इन अ विंडो हम लोग क्या कर रहे हैं? एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ये अगर हमें समझ में आ गया है तो हम डेटा के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं डेटा के ऊपर। सबसे पहले डेटा लेके आते हैं MySQL में। तो उसके लिए जो डेटा हम लोग आज यूज़ करने वाले हैं उसे मैंने अटैच कर दिया है आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड यहाँ पे मैं भी डेटा इंपोर्ट कर लेती हूँ। तो लेट्स गो टू इंपोर्ट डेटा। एंड मेरे पास है यहाँ पे पिज़्ज़ा सेल्स करके एक फाइल, इसे स्टार्ट करते हैं टू इम्पोर्ट। इम्पोर्ट करने के बाद हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे होगी, जिसमें पिज़्ज़ा सेल्स के अंदर हमारे पास 4 फाइल्स गिवन है। पिज़्ज़ाज हैं, पिज़्ज़ा टाइप्स हैं, ऑर्डर्स हैं एंड ऑर्डर डिटेल्स गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। लेट्स राइट अ क्वेरी। क्वेरी क्या लिखते हैं? देखो, हम अगर पिज़्ज़ाज में जाते हैं तो हमारे पास डेटा है अबाउट पिज़्ज़ा आईडी, पिज़्ज़ा टाइप आईडी, साइज और प्राइस। पिज़्ज़ा टाइप्स में जाते हैं तो उसके अंदर और भी इंफॉर्मेशन गिवन है अबाउट ईच कैटेगरी ऑफ पिज़्ज़ा। ऑर्डर डिटेल्स के अंदर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स गिवन है और ऑर्डर्स के अंदर जाते हैं जहाँ पे ऑर्डर डेट एंड ऑर्डर टाइम का इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक है, ये 4 फाइल्स हमारे पास हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि पार्टीशन ऑफ डेटा किस तरह से काम करता है। उसके लिए पिज़्ज़ा टाइप्स में चलते हैं। पिज़्ज़ा टाइप्स के अंदर हमारे पास जो फाइल है, यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ आईडी है, नेम है, कैटेगरी है, इंग्रेडिएंट है। व्हाट इफ मुझे चाहिए होता कैटेगरी, नेम एंड काउंट ऑफ पिज़्ज़ाज बेस्ड ऑन कैटेगरी। ठीक है, काउंट ऑफ पिज़्ज़ाज बेस्ड ऑन कैटेगरी। इस केस में हम यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट कैटेगरी कॉमा नेम भी चाहिए, ठीक है, एंड काउंट ऑफ कैटेगरी चाहिए फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल पिज़्ज़ा टाइप्स। अब एक बात समझना, आप लोग बोलोगे कि हम ग्रुप बाय भी तो यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं, बट ग्रुप बाय से हमारा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। क्यों? अगर हम लोग यहाँ पे कैटेगरी कॉमा नेम लिखते हैं और इसको हम लोग रन कराते हैं, और हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक, हाँ, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ रही है? चिकन कैटेगरी की बेसिस पे काउंट ऑफ पिज़्ज़ा नहीं आ रहे हैं, क्लासिक की कैटेगरी की बेसिस पे काउंट ऑफ पिज़्ज़ा नहीं आ रहे हैं, काउंट ऑफ पिज़्ज़ा आ रहे हैं कैटेगरी एंड देन नेम के बेसिस पे, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए ना कि हमारा जो काउंट ऑफ वैल्यूज भी निकल के आए, वो निकल के आए ऑन द बेसिस ऑफ ईच कैटेगरी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास 6 है इन केस ऑफ चिकन, तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ आना चाहिए। उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओवर पार्टीशन बाय कैटेगरी। एंड देन अगर क्योंकि हमने यहाँ पे पार्टीशन लिख दिया है तो हमें यहाँ पे ग्रुप बाय करने की ज़रूरत नहीं है और हम सीधा यहाँ पे क्वेरी को क्लोज कर सकते हैं। रन करवाने पे चिकन के सामने 6 आएगा, क्लासिक के सामने 8 आएगा, सुप्रीम के सामने 9 आएंगे और वेजीज के सामने भी 9 आएंगे, क्योंकि 9 टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा है विद इन दीज कैटेगरीज। ये एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है जहाँ पे हमने समझा कि आपने डेटा को पार्टीशन सारे कॉलम्स के रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि एक कॉलम के रिस्पेक्ट में किया है। अब पार्टीशन करने के बाद आप कुछ भी कराइए, आप सम लिखवाइए, काउंट लिखवाइए, एवरेज लिखवाइए, वो आपके ऊपर है।
तो दिस इज हाउ पार्टीशन वर्क्स इन विंडो फंक्शंस। अभी आगे इसको और ब्रीफली समझेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ, बट साथ ही साथ एक और विंडो फंक्शन समझ लेते हैं जो कि हमने डिस्कस किया था कि पार्टीशन के साथ काफ़ी ऑफन यूज़ किया जाता है, ऑर्डर बाय एज वेल। ऑर्डर बाय क्या है, उसके लिए एक काफ़ी अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों ने रनिंग टोटल के बारे में सुना होगा। रनिंग टोटल या फिर क्यूमुलेटिव रेवेन्यू। ओके, रनिंग टोटल या फिर क्यूमुलेटिव रेवेन्यू क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास डेट्स गिवन है एंड डेट्स के ऊपर कोई ना कोई सेल्स हुई है। इन डेट्स के साथ मैं रनिंग टोटल चाहती हूँ। जैसे कि इमेजिन कर लेते हैं कि ये हमारे पास जनवरी की डेट्स हैं एंड जनवरी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th है। सेल्स हुई है 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 400 रुपीज़, 800 रुपीज़, 400, 200, 100 एंड 300 रुपीज़ की। रनिंग टोटल क्या कहता है? रनिंग टोटल कहता है कि आप किसी भी डेट पे अगर आप जाओ, जैसे मुझे 6 तारीख तक का रेवेन्यू चाहिए, 6 तारीख का रेवेन्यू नहीं, 6 तारीख तक का, ठीक है? तो रनिंग टोटल मुझे वो ला के देगा, क्योंकि रनिंग टोटल क्या कैलकुलेट करता है कि 100 के सामने आएगा 100। सेकेंड डेट तक टोटल रेवेन्यू कितना? 300। 3 तारीख तक टोटल रेवेन्यू हमारे पास 700। 4 तारीख तक टोटल रेवेन्यू हमारे पास हो जाएगा 1500। 5 तारीख तक 1900, 2100, 2200 एंड 2500। इसे रनिंग टोटल हम लोग बोलेंगे, जिससे कि हमारे लिए क्या आसान हो जाएगा कि अगर हम किसी भी डेट पे जाके देखें कि उस दिन तक रेवेन्यू कितना है, जैसे कि मुझे जानना हो कि कितना रेवेन्यू हमने कलेक्ट किया था 5th ऑफ जनवरी तक, तो टोटल रेवेन्यू 5th ऑफ जनवरी तक है 1900। ये मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, इसलिए रनिंग टोटल कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो सम है वो सम कैसे बढ़ रहा है? पहले वो 100 पे है, फिर वो 100 एंड 200 का सम है, फिर वो 100 एंड 200 एंड 400 का सम है। यानी कि जैसे जैसे हमारी डेट बढ़ रही है, हमारी विंडो साइज भी इंक्रीज हो रही है। एज द डेट इज इंक्रीजिंग, द विंडो साइज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो रनिंग टोटल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हमें सम तो चाहिए किस पे? सेल्स के ऊपर। पर हमारा जो विंडो है वो किसके बेसिस पे बनेगा? ओवर का यूज किया जाता है टू क्रिएट अ विंडो, ठीक है? तो वो जो हमारा सेल्स है वो किसके बेसिस पे बनेगा? ओवर दी ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, ठीक है? कि जैसे जैसे ऑर्डर डेट बढ़ती जाए वैसे वैसे हमारा विंडो का साइज भी इंक्रीज होता जाए। 4 तारीख के लिए हमारी जो विंडो होगी वो स्टार्टिंग से 800 तक जाएगी। 5 तारीख के लिए स्टार्टिंग से 400 तक जाएगी। 6 तारीख के लिए स्टार्टिंग से लेके 200 तक जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास हर बार विंडो साइज इंक्रीज होगी और हर विंडो साइज के लिए रेवेन्यू का सम निकाला जाएगा। इस तरह से ऑर्डर बाय को यूज किया जाता है। अभी इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। हमने बोला कि सिलेक्ट करो। अब हमारे पास ऑर्डर डेट कहाँ पे रखी है? ऑर्डर्स टेबल के अंदर, और सेल्स रखी है प्रोबेबली ऑर्डर डिटेल्स के अंदर। यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है, ऑर्डर्स में हमारे पास डेट है, यहाँ पे क्वांटिटी है और प्राइस आई गेस पिज़्ज़ास के अंदर है। ठीक है, जॉइंट्स भी लगा लेते हैं, आप लोगों की जॉइंट्स की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम लोग सिलेक्ट से स्टार्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले डेट चाहिए फ्रॉम दी ऑर्डर्स टेबल, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट, कॉमा सम ऑफ क्या चाहिए? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। अब क्वांटिटी हमारे पास कहाँ पे रखा हुआ है? क्वांटिटी रखा हुआ है इन दी टेबल ऑर्डर डिटेल्स। सो ऑर्डर डिटेल्स डॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट्स नहीं, पिज़्ज़ास टेबल से प्राइस, ठीक है? इसको हम लोग बोलेंगे हमारा सेल्स। सो फ्रॉम ऑर्डर्स ज्वाइन ऑर्डर डिटेल्स, किसके बेसिस पे ज्वाइन करेंगे? तो ऑर्डर्स और ऑर्डर डिटेल्स के अंदर हमारे पास कॉमन है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर भी ऑर्डर आईडी है। तो ऑन ऑर्डर्स, अच्छा अगर आपके पास कॉमन कॉलम भी है आप यूजिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग ऑर्डर आईडी की ज्वाइन जो लगाना है वो ऑर्डर आईडी के बेसिस पे लगाना है, अगर हमारे पास दोनों टेबल में जो कॉलम गिवन है वो कॉमन कॉलम है, ठीक है? और साथ ही साथ हम लोग ज्वाइन करेंगे पिज़्ज़ास को भी
पिज़्ज़ाज़ और ऑर्डर्स के बीच में अगर ऑर्डर डिटेल्स में देखें तो यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स आईडी है, ऑर्डर आईडी है। पिज़्ज़ाज़ में हमारे पास क्या है? पिज़्ज़ा आईडी है, पिज़्ज़ा टाइप आईडी है एंड ऑर्डर डिटेल्स में हमारे पास पिज़्ज़ा आईडीज़ हैं। तो इन्हीं पिज़्ज़ा आईडीज़ के बेसिस पे हम लोग जॉइन कर लेते हैं। तो लेट्स जॉइन पिज़्ज़ाज़ एज़ वेल यूजिंग पिज़्ज़ा आईडी। ठीक है? क्योंकि हमने सम किया है तो हमें ग्रुप बाय तो फिर भी करना ही पड़ेगा। तो ग्रुप बाय कर लेते हैं बेस्ड ऑन ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट के बेसिस पे और इसको रन करवाते हैं। रन करवाने पे अलग-अलग डेज़ पे हमारी टोटल रेवेन्यू निकल के आ रहा है। कई जगहों पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। क्यों? क्योंकि डेसिमल की पॉइंट्स ज़्यादा हैं। तो उस केस में हम लोग राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। शुरुआत में ही आप राउंड फंक्शन का यूज़ कर लीजिए एंड राउंड कर दीजिए अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है? सेल्स को यूजुअली हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही रखते हैं, तो हमारे पास अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हर दिन का सेल्स निकल के आ गया। नाउ दैट हमारे पास सेल्स है, ऑर्डर डेट है और सेल्स है, अब हमने क्या करना है? रनिंग टोटल निकालना है। रनिंग टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? लेट्स अज्यूम दिस टेबल एज कॉमन टेबल एक्सप्रेशन विद ए एज दिस इज आर कॉमन टेबल एक्सप्रेशन की ये हमारे पास एक टेबल बन गई। ठीक है? इस टेबल को अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ए को कॉल करते हैं तो बेसिकली ए के अंदर क्या है? ऑर्डर डेट है और सेल्स गिवन है। अब हमें निकालना है रनिंग टोटल। रनिंग टोटल निकालने के लिए हमने क्या बोला कि हमारा जो सेल्स है उसका हमने सम निकालना है। सो सम ऑफ सेल्स। बट सम ऑफ सेल्स किसके बेसिस पे? जैसे जैसे डेट बढ़ती जाए वैसे वैसे हमारा सम ऑफ सेल्स इंक्रीज होता जाए। सो ओवर द ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट। एंड इसको अगर मैं रन करती हूँ, नोटिस कीजिएगा हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेम टू सेम है। सेकेंड वैल्यू इज बेसिकली द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड वैल्यू इज बेसिकली द सम ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फोर्थ वैल्यू इज बेसिकली द सम ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। यानी कि हमारे पास रनिंग टोटल निकलता हुआ आ रहा है। इस तरह से हम लोग रनिंग टोटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे भी लग रहा है कि हमें राउंड कर देना चाहिए अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे भी हम लोग राउंड ऑफ का यूज कर सकते हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। साथ ही साथ कॉलम को नाम भी दे देते हैं कि कॉलम का नाम है रनिंग टोटल। इसको रन करने पे हमारे पास इस तरह से आउटपुट आएगा। तो ये जो रनिंग टोटल निकला है ये कैसे निकला है? बाय इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ डेटा एवरी टाइम। जैसे जैसे हमारी डेट बढ़ रही है, तो जैसे जैसे हमारी डेट बढ़ रही है विंडो का साइज बढ़ेगा, विंडो का साइज बढ़ेगा तो उसके ऊपर सम भी बढ़ेगा। इस तरह से हम लोग रनिंग टोटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हुआ ऑर्डर बाय का कि किस तरह से ओवर के अंदर ऑर्डर बाय यूज हो सकता है। बट क्या ऑर्डर बाय और पार्टीशन बाय एक ही साथ यूज हो सकते हैं? पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? देखो, रनिंग टोटल के साथ ही दो और फाइनेंशियल फॉर्मूलाज कैलकुलेट किए जाते हैं जिनका नाम होता है YTD यानी कि ईयर टिल डेट एंड MTD यानी कि मंथ टिल डेट। ईयर टिल डेट, मंथ टिल डेट यानी कि ईयर के शुरुआत होने से अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि ये डेटा 1 महीने का है या फिर कितने टाइम का है, तो हम एक बार को स्क्रॉल करके देख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि इस 12 मंथ्स का रेवेन्यू है तो YTD यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाएगा। हम लोग MTD को कैलकुलेट कर लेंगे कि हर महीने की शुरुआत से अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। रनिंग टोटल तो 1 तारीख से लेके 31 तक का और जितना भी डेटा है उतने तक का डेटा हमें देगा। बट मंथ टिल डेट क्या करेगा? जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा था जो कि जनवरी की डेट्स का था, करेक्ट? सिमिलरली एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि मान लेते हैं फरवरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फरवरी के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 और इस तरह से डेट है। अब जो हमारे पास यहाँ पे MTD बनेगा वो कैसे बनेगा कि शुरुआत वैल्यू तो 100 ही है। नेक्स्ट आपकी आ जाएंगी इन दोनों का सम एक्चुअली, ठीक है? इन दोनों का सम हमारे पास आ जाएगा 300, 700, 1500। बट जैसे ही फरवरी यहाँ पे स्टार्ट हुआ इट विल रीसेट बैक टू 0 और फरवरी की पहली वैल्यू 400 रुपए। सो 400 प्लस 200 इज 600 प्लस 100 इज 700 प्लस 3 more 100 इज 1000। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर मंथली बेसिस पे आपका जो रनिंग टोटल है वो रीसेट हो रहा है। इस चीज को बोलते हैं मंथ टिल डेट। रनिंग टोटल में तो क्या दिखेगा? शुरुआत से लेके अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। मंथ टिल डेट में क्या दिखेगा? उस पर्टिकुलर मंथ की 3 तारीख तक कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है?
इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। ओके, पार्टीशन यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, इसको फिक्स कर लेते हैं। जो हमारा जो पार्टीशन है वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगा हमारा मंथ टिल डेट वापस से रीसेट हो जाएगा। ये चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? अगेन एग्जाम्पल तौर पे हम फिर से यही फॉर्मूला ले लेते हैं, क्योंकि इसी के पास हमारे पास सेल्स एंड डेट का इंफॉर्मेशन है। इसी को रन करने से, यानी कि अगर मैं सिलेक्ट ऑल करूं फ्रॉम ए एंड इसको रन करवाते हैं, तो उस केस में हमारे पास ये वैल्यूज निकल के आ रही है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रनिंग टोटल, बट एट द सेम टाइम हर मंथ पे रीसेट हो। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि हमें सारा डेटा तो चाहिए ही सही, साथ ही साथ आप लोग क्या निकालें, सम निकालें ओवर द सेल्स, ठीक है, सम ऑफ सेल्स ओवर, पहले पार्टीशन दें बाय मंथ ऑफ ऑर्डर डेट एंड देन ऑर्डर बाय करें ऑर्डर डेट के बेसिस पे, ठीक है। इसको मैं एक लाइन में लिख देती हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि पार्टीशन करो मंथ के बेसिस पे और हर मंथ के पार्टीशन के अंदर विंडो साइज को इंक्रीज करो बाय ऑर्डर डेट। ऐसा करने से क्या होगा, हम रन करते हैं, हमारे पास कुछ तो आउटपुट आ रहा है। इस आउटपुट को ज़रा स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं एक काम करती हूँ, आपका रनिंग टोटल की वैल्यू भी लेके आ जाते हैं कि सम ऑफ सेल्स, ठीक है, ओवर ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो। दोनों वैल्यूज हम साथ में रख रहे हैं, एक का नाम है यहाँ पे रनिंग टोटल और एक का नाम है यहाँ पे MTD। चाहे तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, फिलहाल को मैं अवॉइड कर रही हूँ। लेट्स रन इट एंड लेट्स सी दी आउटपुट। अभी सिर्फ आउटपुट पे फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास जनवरी का डेटा है, तो जनवरी तक हमारा रनिंग टोटल और MTD दोनों सेम है। फरवरी जैसे ही स्टार्ट हुआ, हमारा रनिंग टोटल तो कंटिन्यूसली चल रहा है, बट ये जो सेल्स ऑफ फरवरी है वो वापस से रीसेट हो गई, MTD रीसेट हो गया टू 3189 और 3189 से फिर से रनिंग टोटल स्टार्ट हो गया। फिर से स्क्रॉल करते हैं थोड़ा और वापस देखते हैं। अब हम लोग मार्च में एंटर कर रहे हैं। मार्च में अभी तक रनिंग टोटल तो नॉर्मल रनिंग टोटल की तरह चल रहा है कि मार्च तक हमने 1,36,000 तक का रेवेन्यू कर लिया है, बट फर्स्ट मार्च आते ही यहाँ पे रेवेन्यू वापस से रीसेट हो गया है और फर्स्ट मार्च की वैल्यू आ रही है 1598। तो इस तरह से हम लोग MTD यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम दोनों का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे अचीव करने की कोशिश क्या की है कि हमारा जो डेटा है, यानी कि हमारी जो विंडो है, उसमें पार्टीशंस लगे मंथ के बेसिस पे, ठीक है, कि एक जनवरी का पार्टीशन, दूसरा फरवरी का पार्टीशन। विद इन दीज पार्टीशन, इन पार्टीशंस के अंदर हमारी जो विंडो साइज है वो पहले 1 पे हो, फिर 2 पे हो, फिर 3 पे हो, फिर 4 तक हो। ऐसा ही फरवरी में भी हो कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख तक हमारा विंडो साइज इंक्रीज होता जा रहा है। एंड विद द इंक्रीजिंग विंडो साइज हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सम ऑफ सेल्स। तो सम ऑफ सेल्स कैलकुलेट हो पा रही है यहाँ पे, नंबर 1 पार्टीशन, सेकेंडली ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, पार्टीशन बाय मंथ एंड ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट। अब यहीं पे अगर आपके पास मल्टीपल ईयर्स का डेटा होता तो आप पहले पार्टीशन देते ईयर ऑफ ऑर्डर डेट कॉमा फिर मंथ के बेसिस पे होता कि हर ईयर के बेसिस पे, हर मंथ के बेसिस पे हमें पार्टीशंस चाहिए, ठीक है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीपल ईयर्स होते तो फिर एक वो 1 जनवरी 2015 का भी ले लेता और 1 जनवरी 2016 का भी ले लेता और उनको क्यूमुलेटिव दिखाता। तो हमें ईयर के बेसिस पे भी पार्टीशंस देने ज़रूरी हैं अगर आपका डेटा मल्टीपल ईयर्स का है। तो इस तरह से पार्टीशन बाय एंड ऑर्डर बाय काम करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है कि कैसे हम लोग पार्टीशन बाय ऑर्डर बाय को यूज़ कर सकते हैं। इसी के अलावा हमारे पास विंडो फंक्शंस के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि रैंकिंग्स देना। रैंकिंग कैसे दे सकते हैं, और उससे पहले रैंकिंग्स को समझते भी हैं। विंडो फंक्शन में हमारे पास सम, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम तो आते ही हैं, पार्टीशन बाय ऑर्डर बाय भी है, बट इन पार्टीशंस या इन ऑर्डर्स के बेसिस पे हम लोग और फंक्शंस भी दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले समझते हैं तीनों को ही कि हमारे पास अगर यहाँ पे है, सबसे पहला आता है रैंक, फिर आता है डेंस रैंक, फिर आता है रो नंबर। ओके, रैंक का काम यहाँ पे क्या हो गया,
जैसे अगर आपके पास सेल्स गिवन है, ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास सेल्स गिवन है। सेल्स है 200, 400, 1000, 800, 1500, ठीक है। और मैं एक काम करती हूँ कि मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही रखती हूँ ताकि हम लोग रैंक्स को और अच्छे से समझ पाए, या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं। तो 5000, 1500, 1000, 800, 500 एंड 300, ये सेल्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी सॉर्ट करी हुई हैं। यहाँ पे 2 दिन सेम सेल्स हुई, लेट्स से कि 1500, एंड यहाँ पे 3 दिन हमारे पास सेम सेल्स हुई है एट दैट 200 है। अब रैंक का काम क्या है, रैंक के काम को समझते हैं। देखिए, रैंक को जब हम लोग यूज करते हैं किसी सेल्स के ऊपर कि हमें रैंकिंग देनी है सेल्स के बेसिस पे, तो उस केस में यहाँ पे जाएगा फर्स्ट रैंक, यहाँ पे जाएगा सेकंड, नेक्स्ट जाएगा सेकंड, बट नेक्स्ट थर्ड नहीं होगा, नेक्स्ट होगा फोर्थ। क्योंकि रैंक क्या करता है, रैंक सेम टाई के ऊपर स्किप करता है वैल्यू। अगर 2 वैल्यूज की सेम रैंक है तो थर्ड नहीं आएगा, नेक्स्ट फोर्थ आएगा। उसका नेक्स्ट हमारे पास 5 आएगा, 6 आएगा, अब 7, 7, 7। सिंस 3 जनों को 7 मिला है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रैंक ना तो 8 आएगी ना 9 आएगी, बल्कि 10 आएगी। तो इस तरह से रैंक फंक्शन काम करता है कि रैंक स्किप करता है। स्किप कब करेगा, जब आपके पास सेम वैल्यूज होंगी। कि अगर आपने 2 जनों को सेम रैंक दिए क्योंकि उनकी रेवेन्यू सेम था, तो उस केस में वो स्किप करेगा थर्ड रैंक को। इसी के बाद आता है हमारे पास डेंस रैंक। डेंस रैंक इस तरह से काम करता है कि यहाँ पे ये भी 1 देगा, दोनों सेम वैल्यू पे 2 देगा, बट नेक्स्ट ये स्किप नहीं करेगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सिक्स्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवेंथ रैंक, इस तरह से हमारे पास रैंकिंग्स दी जाएंगी। रो नंबर ऑन दी अदर हैंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, इस तरह से रो नंबर्स असाइन करेगा जो कि यूनिक रो नंबर्स होंगे। अगर 2 जनों की सेम वैल्यू भी है, 2 सेल्स की वैल्यू सेम भी है, तो भी अलग अलग नंबर्स असाइन करेगा। इस तरह से रो नंबर काम करता है। सो रो नंबर का काम हो गया टू असाइन यूनिक रो नंबर्स। रैंक एंड डेंस रैंक का काम हो गया कि रैंक स्किप करता है वाइल असाइनिंग द सेम रैंक टू द सेम नंबर्स, वाइल डेंस रैंक स्किप नहीं करता है। अब इनको प्रैक्टिकली भी समझते हैं। देखो, यहाँ पे लेके आते हैं हम लोग पिज्ज़ा टाइप्स, ठीक है, पिज्ज़ाज भी लेके आ सकते हैं। सो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पिज्ज़ाज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पिज्ज़ाज हैं और इनकी प्राइसेस यहाँ पे गिवन हैं। एक काम करते हैं, पिज़्ज़ा के कैटेगरी उसका नाम और देन प्राइस लेके आते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि पिज़्ज़ा टाइप्स जो हमारे पास एक टेबल है, उसमें से तो हमें आप कैटेगरी ला दीजिए, कॉमा पिज़्ज़ा टाइप्स जो हमारे पास टेबल है उसमें से हम लोग पिज़्ज़ा का नेम लेके आएंगे, कॉमा पिज़्ज़ाज जो हमारे पास एक टेबल है उसके अंदर से हम लोग प्राइस लेके आएंगे। फ्रॉम pizzas, let's join pizza types using, दोनों के अंदर कॉमन क्या होगा, आई गेस पिज्जा आईडी ही कॉमन होगा। सो पिज्जा और टाइप आईडी भी कॉमन हो सकता है। सो अभी चेक कर लेंगे, एक बार को हम टाइप आईडी लिख लेते हैं, ठीक है। इसे रन कराते हैं। पिज्जा टाइप आईडी ही कॉमन था, तो उसके बेसिस पे हमारे पास नेम्स आ गए हैं, कैटेगरीज हैं, नेम्स हैं और प्राइसेस हैं। अच्छा, साइज की वजह से भी यहाँ पे रिपीट हो रही है वैल्यूज, तो साइजेस भी लेके आ जाते हैं, जो कि अगेन साइजेस हमारे पास गिवन है पिज्जास के अंदर, राइट। सो पिज्जास डॉट साइज। सो हमारे पास कैटेगरी है, नेम है, साइजेस हैं एंड प्राइसेस हैं। अब हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे असाइन करना चाहते हैं रैंकिंग बेस्ड ऑन द प्राइसेस। तो उसके लिए हमारे लिए सिंपल सा क्या रहेगा, हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं एंड पास करते हैं रैंक फंक्शन, रैंक ओवर ऑर्डर बाय प्राइस। प्राइस कहाँ पर है, पिज्जाज टेबल के अंदर, राइट। सो पिज्जाज डॉट प्राइस। ऐसा करके अगर मैं इसे रन करती हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे रैंक्स मिल रही हैं। बट रैंक्स में एक चीज़ और नोटिस करो कि जैसे हमारे पास लोएस्ट वैल्यू है उसको फर्स्ट रैंक मिल रही है, जो कि नहीं होना चाहिए था। हाईएस्ट वैल्यू को फर्स्ट रैंक मिलती है ना। तो हम यहाँ पे ऑर्डर बाय के अंदर आफ्टर राइटिंग द कॉलम नेम, जैसे हम लोग ऑर्डर बाय में डिसेंडिंग डिफाइन करते हैं वैसे डिसेंडिंग डिफाइन करेंगे।
ऐसा करने पे हमारे पास रैंकिंग्स यहाँ पे निकल के आएंगे, जहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 यहाँ पर है। बट सिंस मल्टीपल पिज्जाज का प्राइसेस $20.75 है, तो नेक्स्ट वैल्यू भी यहाँ पे 6 नहीं बल्कि 18 है। सो जितनी भी वैल्यूज पे 5 था उनको इसने स्किप करके और नेक्स्ट वैल्यू को यहाँ पे 18 दे दिया है। तो इस तरह से रैंक फंक्शन हमारे लिए काम करता है। इसको हम लोग शॉर्ट नेम देते हैं रैंक। डेंस रैंक को अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करके दिखाती हूँ कॉमा लगा के, सो कॉमा लगा के डेंस रैंक का हम लोग यूज करते हैं। डेंस रैंक ओवर दी ऑर्डर बाय pizzas डॉट प्राइस, दैट टू इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम लोग डी रैंक बोलेंगे, डेंस रैंक। डेंस रैंक को अगर आप नोटिस करोगे सेम टू सेम रैंक जैसी वैल्यूज, बट नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 6 आएगी ना कि 18th। ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मूव करते हैं रो नंबर के ऊपर, तो रो नंबर हमें यहाँ पे क्या देगा, ओवर ऑर्डर बाय pizzas डॉट प्राइस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड इसको हम लोग RNNO बोल लेते हैं रो नंबर। तो रो नंबर में आप देखेंगे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूज हैविंग सेम वैल्यू, यहाँ पे काफ़ी सारे प्राइसेस हैं जहाँ पे सेम वैल्यूज हैं। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हैविंग सेम प्राइसेस अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज एंड ऑल्सो अक्रॉस डिफरेंट नेम्स, यहाँ पे रो नंबर हमें अलग अलग वैल्यूज दे रहा है जबकि सेम प्राइसेस गिवन है। तो इस तरह से हम लोग रैंक, डेंस रैंक या फिर रो नंबर का यूज कर सकते हैं टू असाइन रैंक्स और डेंस रैंक्स और रो नंबर्स टू आवर डेटा। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मुझे जानना है टॉप 3 पिज्जाज बेस्ड ऑन प्राइसेस फ्रॉम ईच कैटेगरी। टॉप 3 पिज्जाज जानने हैं बेस्ड ऑन प्राइसेस। ठीक है। टॉप 3 पिज्जाज के लिए मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, सेम टू सेम हम लोग इसी को यूज कर लेते हैं, यहाँ तक की टेबल सेम यूज कर लेते हैं ना, या फिर एक काम करते हैं पूरी क्वेरी को मैं सेम यूज कर रही हूँ बट अनइम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग हटा दे रहे हैं। अनइम्पॉर्टेंट पार्ट जैसे कि इसको अभी मैं फिलहाल के लिए हटा दे रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी समझना आसान हो जाएगा। तो हम लोग प्राइस तक तो सेम वैल्यूज लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास कैटेगरीज हैं, नेम है, साइजेस हैं एंड प्राइसेस गिवन है। हम क्या चाहते हैं, टॉप 3 पिज्जा निकालना, किसके बेसिस पे, प्राइसेस के बेसिस पे, हर कैटेगरी के अंदर, हर कैटेगरी का टॉप 3 पिज्जा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगा के बोलेंगे कि हम डेंस रैंक पास करेंगे। डेंस रैंक ओवर, डेंस रैंक किसके बेसिस पे, ओवर दी पार्टीशन। ठीक है। क्वेश्चन के लिए मैं एक काम करती हूँ, पहले क्वेश्चन भी ऊपर लिख देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा कि फेच टॉप 3 pizzas by categories, by each category. Okay, this is the question. So partition the data by category. ठीक है, कि कैटेगरी के बेसिस पे पार्टीशन करना है, कैटेगरी कहाँ का है, पिज्जा टाइप्स का है, तो पार्टीशन करेंगे इसके बेसिस पे। एंड क्योंकि रैंकिंग हम फिर भी दे रहे हैं तो ऑर्डर बाय करेंगे। इसको नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, फ्रॉम को भी नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं। ऑर्डर बाय करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, सो pizzas डॉट प्राइस बट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे यहाँ पे देखते हैं और इसके वैल्यू को हम लोग रैंक नाम दे देते हैं। अब आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे रैंकिंग्स मिल रही हैं जो कि अलग अलग कैटेगरीज के पिज्जास को दी गई है। हम यहाँ से टॉप 3 निकालना चाहते हैं। कई जगहों पे रैंक्स हमारे पास 6 7 8 तक भी है। कई जगहों पे बहुत सारे ऐसे पिज्ज़ाज हैं जिनको यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड काफ़ी सारी रैंक्स दी हुई हैं। अब इसमें एक चीज़ समझना, अगर मैंने यहाँ पे रैंक यूज़ किया होता तो मेरे पास थर्ड रैंक तो आती ही नहीं। किस केस में, इस केस में ही हमारे पास सेकंड रैंक भी नहीं आती, फर्स्ट ही हमारे पास सब कुछ ले लेता, राइट। नेक्स्ट रैंक ही हमारे पास यहाँ पे 7th या 8th आती, जो भी रैंक होती। तो इसलिए हमने रैंक को नहीं यूज़ किया। रो नंबर नहीं यूज़ कर सकते थे, वरना फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे निकल के आता, क्योंकि हमें तो टॉप 3 पिज्जाज चाहिए बाय ईच कैटेगरी, है ना। तो इस केस में व्हाट वी विल बी यूजिंग, डेंस रैंक। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप वेयर कंडीशन नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि ये टेबल कब बनी, ये जो कॉलम है ये कब बना, जब ये टेबल बनी। तो इसलिए हम लोग इस कॉलम का रेफरेंस डायरेक्टली यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा के नहीं दे सकते, इसलिए इसको या तो आप सब क्वेरी में इनक्लोज कीजिए या फिर कॉमन टेबल में। क्योंकि हमने कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल देख रखा है, तो सब क्वेरीज लेते हैं कि हमें सिलेक्ट करना है ऑल फ्रॉम, ये जो हमारी टेबल है इस टेबल से
इसका नाम ए दे देते हैं, जहाँ पे रैंक की वैल्यू हो स्मॉलर देन इक्वल टू 3। तो अब आप नोटिस करेंगे कि जो हमारा आउटपुट है वो क्या आ रहा है। यहाँ पे चिकन की कैटेगरी में 1 2 3 रैंक्स आ रही हैं। क्लासिक की कैटेगरी में भी 1 2 एंड 3 रैंक्स वाले जो पिज़्ज़ाज़ हैं वो हमारे पास निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 एंड 3 यहाँ तक है हमारे पास ना। उसके बाद सुप्रीम में भी हमारे पास स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम हियर एंड इट्स गोइंग अप टू 1 2 3 हियर। वेजीज के अंदर भी 1 2 3 रैंक हमारे पास निकल के आ पा रही है। तो इस तरह से हम लोग टॉप 3 पिज़्ज़ास निकाल सकते हैं ऑफ ईच कैटेगरी। अब चाहे आप इसे सेल्स के बेसिस पे निकालो या फिलहाल को हम प्राइसेस के बेसिस पे निकाल रहे हैं। बाद में सेल्स के लिए निकालना होगा तो आप यहाँ पे सेल्स भी लेके आ सकते हो। सिर्फ प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, जो कि ऑर्डर डिटेल्स के अंदर है। तो उसकी बेसिस पे भी हम लोग टॉप 3 पिज़्ज़ास निकाल सकते हैं फ्रॉम ईच ऑफ द कैटेगरीज। होपफुली क्लियर है कि कैसे हम लोग डिंच रैंक को यूज कर सकते हैं। रैंक कहाँ पे हमें यहाँ पे काम नहीं देता और रो नंबर भी कहाँ पे हमें काम नहीं देता। अब एक क्वेश्चन और पे काम करते हैं। अब बात करते हैं कैसे इंटरेस्टिंग केस की जहाँ पे हम लोग रो नंबर को यूज कर सकते हैं, जो कि आता है यहाँ पे मीडियन निकालने में। ठीक है, हमें पता है कि हम डायरेक्टली मीडियन नहीं निकाल सकते हैं। मीडियन निकालने के लिए हमारे पास एसक्यूएल में डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, स्पेशली माईएसक्यूएल के अंदर। तो वहाँ पे हमें मीडियन निकालना पड़ेगा यूजिंग फॉर्मूलाज। नाउ वी नीड टू मेक श्योर कि जो हमारा मीडियन है वो इवन अगर नंबर ऑफ वैल्यूज हैं या ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, दोनों में काम करे। पहली बात तो मीडियन क्या होता है उसको समझते हैं। मीडियन का मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई भी डेटा है 2 4 5 7 8 12 13, कोई भी अगर हमारे पास डेटा है उसे अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में जमाएं और उसका सेंट्रल वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास मीडियन कहलाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मीडियन है। मीडियन को निकालने का तरीका हमारे पास क्या हुआ। इवन के केस में हम लोग बोलते हैं कि अगर नंबर ऑफ वैल्यूज अगर इवन है, कि मान लो यहाँ पे 1 भी होता तो 5 और 7 का एवरेज होता मीडियन, और अगर हमारे पास ऑड है तो सेंट्रल वैल्यू हमारे पास मीडियन होता। तो इवन के केस में जो हमारा फॉर्मूला है वो होता n/2 कॉमा n/2 प्लस 1। इन दोनों पोजीशन के ऊपर जो वैल्यूज हैं वो हमारा मीडियन होता है। n यानी कि अभी अगर हमारे पास 8 वैल्यूज है ना, इसको अज्यूम करके चलते हैं कि वी हैव 8 वैल्यूज राइट नाउ। 8 वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, 8/2 कॉमा 8/2 प्लस 1 के ऊपर जो भी वैल्यूज हैं उनका एवरेज। ठीक है, एवरेज ऑफ दिस, इनका भी एवरेज। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करके इनका एवरेज। तो 8/2 का मतलब क्या हुआ, 4th पोजीशन वाली वैल्यू और 5th पोजीशन वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। 4th पोजीशन पे कौन है, 5 है। 5 प्लस 7/2 यानी कि 12/2, यानी कि मीडियन क्या निकल के आता, 6 निकल के आता, विच मेक सेंस एज वेल। 5 प्लस 7/2 इज 6, राइट। ऑड के केस में हमारे पास मीडियन क्या होता, n+1/2, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज प्लस 1/2, यानी कि अगर हमारे पास ये 1 नहीं होता तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज अब हमारे पास कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आर 7। 7 प्लस 1/2 यानी कि 8/2। 8/2 का मतलब क्या, 4th पोजिशन। सो 4th पोजिशन पे हमारे पास कौन है, 1 2 3 एंड 4। 4th पोजिशन पे 7 है, तो इस केस में मीडियन क्या है, ये है। तो ये हमारे पास मीडियन हुआ। इस तरह से हम लोग मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ ऑड एंड इवन। अब यही चीज़ हमने अप्लाई करनी है किसके अंदर, माईएसक्यूएल के अंदर। कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ हम लोग कोई भी पैरामीटर लेते हैं। लेट्स से प्राइसेस हमारे पास कहाँ पर है, पिज़्ज़ास के अंदर प्राइसेस है, राइट। सो सबसे पहले प्राइसेस ले लेते हैं। दैट सिलेक्ट प्राइस फ्रॉम पिज़्ज़ास। हमें निकालना क्या है, इनका मीडियम निकालना है। हमें नहीं पता कि कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, करेक्ट, और हमें खेलना है पोजीशंस के ऊपर, राइट। और डेटा होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हमें चाहिए रो नंबर सबसे पहली बात, ताकि हम लोग पोजीशन बना सके। सो रो नंबर निकाल लेते हैं ओवर ऑर्डर बाय प्राइस। ठीक है, इसको रन कराते हैं और हमारे पास यहाँ पे प्राइस के बेसिस पे रो नंबर्स असाइन हो गए। 96 वैल्यूज है टोटल, यानी कि हमारा काउंट ऑफ वैल्यूज कितना 96 है, जो कि इवन नंबर है। बट हमें क्या मेक श्योर करना है कि हम ऐसा कोड लिखें जो कि चाहे कल को और डेटा भी ऐड हो तो वहाँ पे भी काम करे।
राइट, हम डायरेक्टली इवन का केस नहीं डिफाइन कर सकते। तो इस केस में हमने रो नंबर असाइन किया, कॉमा, नेक्स्ट क्या हमने यहाँ पे यूज़ किया, काउंट निकालना है ना वैल्यूज़ का, एन निकालना है बेसिकली। तो हम लोग यहाँ पे काउंट ऑफ पास करेंगे कि काउंट चाहिए हमें सब कुछ का, ओवर नथिंग, ठीक है, ओवर कुछ भी ना देते हैं। इसका नाम यहाँ पे पोजीशन रख लेते हैं कि ये हमें पोजीशन देगा, और इसका नाम एन रख लेते हैं। रन कराने पे हमारे पास प्राइस है, पोजीशन है एंड नंबर ऑफ वैल्यूज है। नाउ दैट वी हैव दैट विद ए एज, इसको अज्यूम करते हैं एक सीटीई कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, जहाँ पे हमारे पास पोजीशंस हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज है। हमने क्या बोला कि हमारा केस जो है वो दोनों केसेस में अलग होगा, इवन के केस में अलग मीडियन होगा, ऑड के केस में अलग तरीके से मीडियन निकलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय सिलेक्टिंग एंड डिफाइनिंग अ केस। केस क्या है कि अगर ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं इनको डिवाइड किया जाए 2 से और रिमाइंडर आए 0, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज इवन हो। इवन को कैसे डिफाइन करते हैं? इवन को डिफाइन किया जाता है ये बोल के कि अगर आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनको 2 से डिवाइड किया जाए तो आउटपुट हमारा 0 के बराबर आए। सो व्हेन n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, इन दैट कंडीशन तब क्या होगा? हमने क्या बोला कि हमने फॉर्मूला क्या है, n/2 कॉमा n/2+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एवरेज। सो एवरेज चाहिए हमें किसका? प्राइस का। किस पोजिशन पे से चाहिए? n/2 एंड n/2+1 फ्रॉम ए वेयर पोजिशन इन, क्योंकि दो पोजिशन है ना, कौन सी पोजिशन है? एक है n/2, चाहो तो इनको भी एक और ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर लो, और दूसरा है n/2+1। मेक श्योर करना कि आप लोग ब्रैकेट्स का सही यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हुआ केस इवन का। एल्स ऑड का केस हमारे लिए क्या है कि हमने सिलेक्ट करना है, अब इसमें क्योंकि एवरेज नहीं लेना है ना हमने, तो डायरेक्टली हम लोग प्राइस को यूज करेंगे फ्रॉम ए वेयर n इज इक्वल टू, और सॉरी पोजिशन इज इक्वल टू n+1, सो ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे आप ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं। एंड करेंगे एज मीडियन, क्योंकि हमें एक ही बार चाहिए ये आउटपुट, सो लिमिट वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे 1। एंड इज मीडियन फ्रॉम ऑल्सो ए एंड लिमिट 1। इसको रन करेंगे तो हमारा मीडियन निकल के आएगा 16.25। अगर आप देखेंगे भी सही, 48 + 48 आपके पास 96 होगा, करेक्ट। अगर मैं ऊपर वाले डेटा को यहाँ पे रन करूँ अलग से, तो हमारे पास यहाँ पे 96 है। 48 पे देखते हैं क्या वैल्यू है। 48 पे है 16.25, हमारी वैल्यू क्या आ रही है? 16.25, तो मीडियन हमारा सही है। इस तरह से हमने मीडियन को कैलकुलेट किया है रो नंबर्स का यूज करके, क्योंकि रो नंबर क्या कर रहा है? यूनिक पोजीशन पास कर रहा है। हमने पोजीशन दे दी है हर पर्टिकुलर प्राइस के वैल्यू को, इररिस्पेक्टिव ऑफ भले सेम टू सेम वैल्यू है तब भी अलग अलग यूनिक रोज डिफाइन करेगा। उसे हमने पोजीशन कॉल किया, काउंट को हमने n कॉल किया। केस दिया कि अगर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को 2 से डिवाइड करें और रिजल्ट 0 के बराबर निकले तो हमारा मीडियन क्या है? एवरेज ऑफ प्राइस निकालना है इन पोजीशन के ऊपर। यदि ऑड का केस है तो डायरेक्टली प्राइस निकालना है इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर से। दिस इज हाउ हम लोग मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। होप यहाँ पे क्लियर है कि रो नंबर को कैसे यूज कर सकते हैं। इसी के अलावा मूव करते हैं नेक्स्ट विंडो फंक्शंस के ऊपर, जो कि हमारे पास लीड एंड लैग आते हैं। लीड एंड लैग को कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले लीड एंड लैग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर लीड एंड लैग के ऊपर आएंगे। नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एक डेटा एंथुसियास्ट एंड अभी तक एसक्यूएल को एंजॉय कर रहे हैं और आपको एसक्यूएल समझ में भी आ रही है, विंडो फंक्शंस आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है, देन आपके लिए बाकी टॉपिक्स लाइक एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन, मशीन लर्निंग भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं ये सारे टूल्स विद अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स जहाँ पे आपको इंडस्ट्री मेंटोर से भी सीखने को मिले, देन WS क्यूबटेक ने लॉन्च किया है उनके डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम का एक और नया कोहॉर्ट। अगर आप भी इस कोहॉर्ट का पार्ट बनना चाहते हैं, देन चेक आउट द लिंक इन आवर डिस्क्रिप्शन एंड जॉइन इट सून। लीड एंड लैग, लीड एंड लैग काफी सिंपल सा है कि अगर आपको प्रीवियस वैल्यू को करंट वैल्यू से कंपेयर करना है तो आप लीड एंड लैग को यूज कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास सेल्स गिवन है, मान लो मंथली सेल्स गिवन है ना, सेल्स गिवन है मंथली बेसिस पे। जैसे कि सेल्स की वैल्यू है 10,000, 20,000, 45,000
and 15,000 over January, February and March and April. ठीक है, मैं चाहती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे जो सेल्स है, जनवरी में प्रीवियस मंथ का सेल्स आए, जो कि हमारे पास ऑब्वियसली नल होगा क्योंकि प्रीवियस मंथ में हमारे पास कोई सेल ही नहीं है। फेब्रुवरी के सामने हमारे पास प्रीवियस मंथ की सेल आई विच इज 10,000। मार्च के सामने प्रीवियस मंथ की सेल्स आए विच इज 20,000 एंड अप्रैल के सामने प्रीवियस मंथ की सेल आए विच इज 45,000। ऐसा अगर मैं चाहती हूँ तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लैग का, कि हमें लैग देना है किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर ओवर, सेल्स पे हमें लैग देना है बाय 1, किसके बेसिस पे, ओवर द ऑर्डर बाय मंथ, कि मंथ के बेसिस पे लैग देना है। जैसे जैसे मंथ की वैल्यू बढ़ती जाए प्रीवियस मंथ का वैल्यू हमारे पास आए। वहीं अगर ये लीड होता, ओके, अगर हमने लीड यूज किया होता तो जनवरी के आगे फेब्रुवरी की वैल्यू आती है विच इज 20,000, फेब्रुवरी के आगे मार्च की वैल्यू विच इज 45,000, नेक्स्ट वैल्यू आती 15,000 और उसके नेक्स्ट आता हमारे पास नल, क्योंकि अप्रैल से नेक्स्ट डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ पे प्रीवियस या नेक्स्ट डेटा अवेलेबल नहीं है वहाँ पे नल आ जाता, बट बाकी जगहों पे हमारे पास वैल्यू निकल के आती। तो लैग इन लीड का काम क्या हो गया, कोई भी प्रीवियस वैल्यू को आपके सामने लाके देना ताकि आप कोई भी चीज को कंपेयर कर सको। जैसे कि यूज किया जाता है इसका मंथ ओवर मंथ या वीक ओवर वीक या ईयर ओवर ईयर ग्रोथ्स के अंदर। अभी एग्जाम्पल देखते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग इट। अब कुछ देर पहले हमने कैलकुलेट किया था एक फॉर्मूला जहाँ पे रनिंग टोटल हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। इसमें इसी को मैं यहाँ पे वापस ले लेती हूँ एंड यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं मंथ ओवर मंथ ग्रोथ। ठीक है, मंथ ओवर मंथ ग्रोथ। मंथ ओवर मंथ ग्रोथ क्या होता है कि पिछले महीने से करंट महीने में हमने कितना ग्रोथ किया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जैसे पिछले महीने अगर हमारा रेवेन्यू था 40,000 या 50,000 और इस महीने हमारा रेवेन्यू है 75,000, तो हमें 50% का ग्रोथ मिला। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, मंथ ओवर मंथ ग्रोथ। ठीक है, उसके लिए फिलहाल को हमारे पास अगर ये वैल्यूज हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ए करते हैं, तो इसको सिलेक्ट करने पे ऑर्डर डेट है और सेल्स है। ऑर्डर डेट से मतलब नहीं, मुझे मंथ चाहिए यहाँ पे, तो मंथ लेके आ जाते हैं, मंथ फ्रॉम ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट। ईयरली भी डेटा होता तो आप ईयर्स का भी यूज कर सकते थे। मंथ चाहिए और ग्रुप बाय भी फिर हम लोग मंथ के बेसिस पे करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग ग्रुप बाय का भी यूज कर रहे हैं तो हम इसे मंथ के बेसिस पे करें। तो हमारे पास हर मंथ के बेसिस पे सेल्स आ चुकी है 1 से 12 महीने तक की। हमें यहाँ पे एक काम करते हैं, इधर मंथ को भी असाइन कर देते हैं एक नाम कि ये मंथ्स हैं और सेल्स तो हैं ही सही। सो मंथ्स एंड सेल्स हमारे पास है विद इन ए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्रीवियस मंथ का डेटा। करेक्ट, तो प्रीवियस मंथ का डेटा लाने के लिए हम लोग बोलेंगे कि हम लैग लगा रहे हैं। लैग का यूज कर रहे हैं किसके ऊपर, लैग का यूज कर रहे हैं सेल्स पे बाय 1। ठीक है, ओवर दी ऑर्डर बाय मंथ्स। इसको अगर मैं रन करूंगी तो आप देखेंगे कि फरवरी के सामने जनवरी का डेटा है विच इज 69,000, मार्च के सामने फरवरी का डेटा है विच इज 65,000, अप्रैल के सामने जनवरी का डेटा है, सॉरी मार्च का डेटा है विच इज 70,000, मई के सामने अप्रैल का डेटा है विच इज 68,000। तो इस तरह से प्रीवियस मंथ की वैल्यू आ रही है, जिसे हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, प्रीवियस मंथ। ओके, अब मंथ ओवर मंथ का फॉर्मूला क्या होता है, इसे यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। इट इज करंट मंथ माइनस प्रीवियस मंथ डिवाइडेड बाय प्रीवियस मंथ। सिंपल सा फॉर्मूला, करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस, करंट मंथ माइनस प्रीवियस मंथ डिवाइडेड बाय प्रीवियस मंथ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एक सब क्वेरी का, कि हमें चाहिए क्या, सब कुछ चाहिए। ठीक है, कॉमा, और क्या चाहिए, करंट मंथ की वैल्यू कहाँ है, सेल्स में। सो सेल्स माइनस प्रीवियस मंथ डिवाइडेड बाय प्रीवियस मंथ। एक चीज का ध्यान रखना, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहाँ पे, और इस पूरे को भी हम लोग एनक्लोज कर लेते हैं एक ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई करेंगे विद 100। ठीक है,
राउंड ऑफ करना चाहते हो तो राउंड फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो एंड राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसको अगर मैं रन नहीं कराऊँगी क्योंकि अभी यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है हमने, फ्रॉम ये हमारा टेबल बन जाएगा जो सब क्वेरी है, ठीक है? इसको हम लोग एक टेबल कंसिडर कर लेते हैं एज़ बी, ठीक है? इसे अब मैं रन कराती हूँ अगर, तो हमारे पास यहाँ पे मंथ्स गिवन है, सेल्स गिवन है, प्रीवियस मंथ है और कुछ तो यहाँ पे परसेंटेजेस हैं। परसेंटेजेस बता रही हैं कि जब जनवरी से हम लोग फरवरी में आए तो हमें लॉस हुआ -6.64 मंथ का। मार्च में गेन हुआ क्योंकि 65 से 70,000 पहुंच गए ना, गेन कितने का हुआ? 8% का हुआ। अप्रैल में फिर से लॉस हुआ -2.36 का, मई में फिर से गेन हुआ, जून में फिर से लॉस हुआ, जुलाई में फिर से गेन हुआ, अगस्त में फिर से लॉस, फिर से लॉस, फिर से लॉस एंड फिर नवंबर में फिर से गेन एंड फिर दिसंबर में फिर से लॉस हुआ। तो इस तरह से हम लोग हमारे लॉसेस को मंथ बाय मंथ ट्रैक कर सकते हैं कि प्रीवियस मंथ से करंट मंथ में हमने कितना ग्रो किया या कितना लॉस मिला। इसे आप लोग चाहे तो यहाँ पे रिनेम कर सकते हैं एज MOM ग्रोथ, ठीक है? तो हमारे पास मंथ ओवर मंथ ग्रोथ आ जाएगी। कहीं पे नल को आप लोग 0 से रिप्लेस करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। कोलेस फंक्शन का आप लोग यूज़ कर सकते हो। कोलेस हम लोग यूज़ करेंगे एंड कोलेस क्या करता है? किसी भी वैल्यू को रिप्लेस करता है विद 0। सो इसे अगर मैं रन कराती हूँ तो जहाँ पे नल था वो 0 से रिप्लेस हो गया। अच्छा, सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि परसेंटेज का सिंबल भी यहाँ पे लगे, तो आप कॉनकैट फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी, कॉमा सेकंड वैल्यू हमारे पास हमारा मॉड्यूलस हो जाएगा। इसे रन कराने पे सबके साथ परसेंटेजेस भी निकल के आ जाएंगी एंड चाहो तो अब प्रीवियस मंथ या फिर सेल्स या प्रीवियस मंथ की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप मंथ कॉलम्स को कॉल कर सकते हो, कॉमा इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो, तो मंथली बेसिस पे हमारी मंथ ओवर मंथ ग्रोथ हमारे पास निकल के आ सकती है। तो ये तरीका हुआ टू यूज लीड एंड लैग, जहां पे अगर आपको प्रीवियस से कंपेयर करना है आप लैग का यूज करें, नेक्स्ट से कंपेयर करना है लीड का यूज करें। ये 1 यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि हमें प्रीवियस डेटा चाहिए, 2 लिखते हैं तो प्रीवियस टू प्रीवियस डेटा चाहिए, 3 लिखते हैं तो प्रीवियस से प्रीवियस का डेटा आता। तो प्रीवियस में कितना स्टेप्स डालने हैं उसमें हम लोग यहाँ पे 1 को डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 यहाँ पे क्या डिफाइन करना है कि प्रीवियस का कितना स्टेप चाहिए। तो इस तरह से हम लोग लैग को यूज कर सकते हैं। लीड भी इसी तरह से यूज किया जाता है। होप यहाँ पे क्लियर है कि लीड एंड लैग कैसे यूज कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, विच इज आवर फर्स्ट एंड द लास्ट वैल्यू। फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू कैसे हेल्पफुल हो सकता है कि किसी भी विंडो के अंदर अगर आपको फर्स्ट वैल्यू चाहिए या लास्ट वैल्यू चाहिए तो हमें फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू लाके दे सकता है। जैसे कि हमने कुछ देर पहले रैंक का जब यूज किया था या समझा था तो हमने यहाँ पे एक क्वेरी को यूज किया था। इस क्वेरी में से मैं बाकी चीज़ें हटा देती हूँ, सिर्फ प्राइस तक हम लोग रखते हैं और ये हमारे पास आउटपुट है कि कैटेगरी है, नेम है, साइज है और प्राइस है। व्हाट इफ मैं सबके आगे ये जो हमारे पास कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी है, चिकन कैटेगरी है, इसका हाईएस्ट प्राइस जो भी है उसका वैल्यू लेके आती। हमें नेम चाहिए किसके बेसिस पे? प्राइस के बेसिस पे। तो अगर हम ऐसा कर पाते तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट वैल्यू का, कि हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि हमें चाहिए फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू किसकी चाहिए? नेम की चाहिए। किसके बेसिस पे चाहिए? ओवर ऑर्डर बाय, अच्छा नेम जो है वो पिज़्ज़ा टाइप्स के अंदर है तो यहाँ पे आप लोग टेबल नेम भी डिफाइन कीजिएगा कि पिज़्ज़ा टाइप्स डॉट नेम हमें चाहिए। ऑर्डर बाय किसके बेसिस पे करना है? प्राइस के बेसिस पे, जो कि होगा डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है? इससे क्या होगा अब देखो ज़रा। ऑर्डर बाय क्या है डिसेंडिंग में, एक काम करते हैं पार्टीशन बाय कैटेगरी भी देते हैं। कैटेगरी है हमारे पास पिज़्ज़ा टाइप्स में। इससे क्या होगा? चिकन में देखो हाईएस्ट प्राइस किसका? हाईएस्ट प्राइस वैसे तो हाँ काफ़ी सारे का है, बट हमने क्योंकि ऑर्डर बाय नेम के बेसिस पे किया है जो कि डिसेंडिंग के अंदर है, तो जो कि प्राइस में डिसेंडिंग के अंदर है, तो जो भी हाईएस्ट प्राइस का पिज़्ज़ा है उसका नाम सभी के आगे लिखा हुआ आ जाएगा। क्लासिक में आते हैं, ग्रीक पिज़्ज़ा है जिसका प्राइस सबसे हाईएस्ट है तो उसी का नाम सबके आगे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है? सुप्रीम है, सुप्रीम में हाईएस्ट प्राइस किसका है? द ब्रिक्यारी पिज़्ज़ा का, तो उसी का नाम सबसे आगे लिखा हुआ आ जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पे क्या अचीव कर रहे हैं? एक विंडो है, विंडो किसकी है? विंडो हमारे पास है पार्टीशन ऑफ कैटेगरी ऑर्डर ऑफ पिज़्ज़ा।
उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है कि ये जो विंडो है हमारे पास सुप्रीम की और डेटा हमारा हुआ है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर बाय प्राइस। फर्स्ट वैल्यू पे, फर्स्ट वैल्यू ऑफ प्राइस पे जिसका भी नाम है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सेम गोज फॉर वेजी एज वेल। सबसे हाईएस्ट प्राइस किसका है? द इटालियन वेजिटेबल पिज्जा का। तो इटालियन वेजिटेबल पिज्जा सबके आगे लिखा हुआ आ जाएगा। पर्टिकुलर विंडो के अंदर पर्टिकुलर प्राइसेस के बेसिस पे जो भी आपकी फर्स्ट वैल्यू है वो सबके सामने लिखी हुई आ जाएगी, जिससे कि कंपेयर करना काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। या आपको हाईएस्ट पिज्जा को कंपेयर करना है उसी कैटेगरी के बाकी सारे पिज्जाज के ऊपर, या हो सकता है कि एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल डिपार्टमेंट बेसिस के ऊपर है। हर डिपार्टमेंट का हाईएस्ट सैलरी को कंपेयर करना है हर वैल्यू के साथ। जैसे कि हमने कुछ देर पहले एग्जाम्पल भी लिया था कि हम लोग क्या चाह रहे थे, हमने यहाँ पे पार्टीशन बाय समझा था, राइट। अब पार्टीशन बाय की जगह पे सपोज मैं यहाँ पे चाह रही होती फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू सैलरी की इन दैट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। हमने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू किसकी, फर्स्ट वैल्यू हमें चाहिए सैलरी की ओवर partition by department and order by salary descending। ठीक है, ऐसा अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, हमें आउटपुट में यहाँ पे क्या मिलेगा, सेल्स के पार्टीशन को अगर हम लोग डिसेंडिंग में लगाएं तो सबसे ऊपर क्या आएगा, 50,000, तो 50,000, 50,000 एंड 50,000। सिमिलरली एचआर पे हम लोग विंडो लगाएं और सैलरीज के बेसिस पे डिसेंडिंग करें तो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 65,000, तो 65,000 एंड 65,000। फाइनेंस की बेसिस पे अगर हम लोग विंडो बनाएं और हाईएस्ट पे जाएं तो हाईएस्ट वैसे 50,000 दोनों ही है, तो दोनों तरफ यहाँ पे 50 एंड 50,000 आ जाएगा, जिससे कि हाईएस्ट वैल्यू से आपका कंपैरिजन इजीली हो सकता है, या लोएस्ट वैल्यू से हर वैल्यू का कंपैरिजन इजी हो सकता है बाय राइटिंग लास्ट वैल्यू। तो इस तरह से फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यूज को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये थे हमारे कुछ विंडो फंक्शंस जो कि हमने अलग अलग पार्टीशंस के बेसिस पे, अलग अलग ऑर्डर्स के बेसिस पे डिस्कस करे हैं। आगे बढ़ते हैं, रोज बिटवीन को भी समझते हैं, जो कि हमारी एक और विंडो है, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है मूविंग एवरेज का। आप लोगों ने मूविंग एवरेज के बारे में अगर सुना हो, ठीक है, मूविंग एवरेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे मंथ्स आगे बढ़ते जाएं वैसे वैसे हम लोग मूविंग एवरेज को कैलकुलेट कर सके, उसे हम लोग मूविंग एवरेज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास सेल्स है अक्रॉस डिफरेंट मंथ्स, ठीक है, हमारे पास एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5 अप टू 12 मंथ्स गिवन है, और इसी का ही एक और कॉपी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 अप टू 12 मंथ्स। हमें पता है कि कई बार रेवेन्यू कुछ मंथ्स में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ में बहुत ही कम होता है, और इस तरह से रेवेन्यू चलता रहता है ओवर द मंथ्स। बट इससे ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि एक्चुअली क्या हम लोग ग्रो कर रहे हैं या फिर हमारा रेवेन्यू घटता जा रहा है। ऐसे में मूविंग एवरेज क्या करता है, इस कर्व को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता है, जिससे कि हम लोग ये समझ पाते हैं कि हमारा ट्रेंड एक्चुअली ग्रो कर रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है ओवर दी मंथ्स। तो उस केस में मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि आप 3-3 महीने का या 6-6 महीने का या 4-4 महीने का डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज यूज करते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट हम लोग 3 मंथ्स मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं, 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स भी हो सकता है, 3 इयर्स भी हो सकता है, अगर बहुत सारे इयर्स का डेटा है तो। फिलहाल को मंथ्स पे चलते हैं। तो जनवरी केस में क्योंकि जनवरी अकेला है तो जनवरी का एवरेज, फरवरी के केस में जनवरी फरवरी का एवरेज, मार्च के केस में जनवरी फरवरी मार्च का एवरेज। बट जैसे ही अप्रैल स्टार्ट हुआ, अभी क्योंकि 3-3 महीने हैं तो फरवरी मार्च अप्रैल, मई के केस में मार्च अप्रैल मई, जून के केस में अप्रैल मई जून, इस तरह से 3-3 मंथ्स आगे एक्सटेंड होते जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो हमारे पास जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ तक का डेटा ले लेते हैं, जिसमें अलग अलग सेल्स है 100,
150, 200, 300, 300, 200 and 100 once again. अब जनवरी केस में सेम टू सेम 100, फेब्रुअरी की केस में जनवरी और फेब्रुअरी का विंडो यूज किया जाएगा जो कि हमारे पास होगा एवरेज ऑफ दिस। तो 250 का अगर हम लोग एवरेज लेते हैं तो हमारे पास आएगा 115 समथिंग, ठीक है, 125 समथिंग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, इस बार जो हमारी थर्ड विंडो बनेगी वो किसकी बनेगी? जनवरी, फेब्रुअरी एंड मार्च। तो इन तीनों में अगर हम लोग लेते हैं तो 300, 450, 450 डिवाइडेड बाई 3 किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट विंडो हमारे पास होगी फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि 150, 200 प्लस 300 और उनका एवरेज। नेक्स्ट विंडो जो हमारे पास होगी वो होगी मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि हमारी विंडोज ना इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट विंडो जो कि हमारे पास यहाँ पे होगी वो होगी अप्रैल, मई, जून। नेक्स्ट विंडो जो कि हमारे पास होगी वो होगी मई, जून, जुलाई। तो इस तरह से 3 मंथ्स का हमारा मूविंग एवरेज बनता जाएगा। बट इसको अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है विद इन व्हाट, विद इन माई एसक्यूएल, तो उस केस में हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? हम लोग सिंपली लिखेंगे सिलेक्ट। हमने सिलेक्ट से स्टार्ट करना है मूविंग एवरेज निकालने के लिए। फिर से वही फॉर्मूला मैं एक बार को वापस लेके आ रही हूँ जहाँ पे हमारे पास मंथ्स गिवन थे, राइट? यहीं कहीं हमने मंथ्स निकाले थे। ओके, आई थिंक इट वाज हियर। सो इसी फॉर्मूला को हम लोग एक बार को रीपर्पस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मंथ्स के बेसिस पे सेल्स गिवन है, राइट? तो एक बार को सिलेक्ट करते हैं ऑल फ्रॉम ए। इसे अगर मैं रन कराऊंगी तो मंथ्स है एंड सेल्स गिवन है, करेक्ट? अब हमें क्या चाहिए? मूविंग एवरेजेस चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक नई विंडो डिफाइन करने वाले हैं जिसमें समझिए कि हम कैसे लिखेंगे। हमें क्या चाहिए? एवरेज ऑफ सेल्स चाहिए। सेल्स किस तरह से चाहिए? जब हमारी रोज पिछली 2 और करंट के बीच की हो, है ना? 3 मंथ्स का मतलब क्या हो गया? प्रीवियस टू एंड करंट। तो हम लोग बोलेंगे रोज बिटवीन 2 preceding एंड करंट रो। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये तो हमें करेक्ट उसी का ही वैल्यू देगा जो कि जनवरी का है। फेब्रुअरी में आएगा आपका जनवरी फेब्रुअरी का एवरेज, मार्च में आएगा आपका जनवरी फेब्रुअरी मार्च का एवरेज, अप्रैल में आएगा आपका फेब्रुअरी मार्च अप्रैल का एवरेज, मई में आएगा मार्च अप्रैल मई का एवरेज, और इस तरह से हमारे पास मूविंग एवरेज क्रिएट हो जाएगा। तो ये तरीका हुआ मूविंग एवरेज बनाने का। मूविंग एवरेज हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चाहे अब ये 4 मंथ्स होता तो हम 3 प्रीवियस एंड 1 करंट लेते। व्हाट इफ कि 2 प्रीवियस और 2 नेक्स्ट लेना होता, तो 2 प्रीसीडिंग और आप 3 प्रीसीडिंग भी ले सकते हो कि 3 पहले की और करंट रो और 2 बाद की। तो 2 फॉलोइंग भी हम लोग यूज कर सकते थे। यहाँ पे 2 फॉलोइंग अगर हम लोग यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम अब 6 महीने का ले रहे हैं जिसमें 3 पहले की हैं, 1 करंट है और 2 बाद की हैं। इस तरह से हमारा मूविंग एवरेज यहाँ पे चल रहा है। यूजुअली 3 मंथ्स का ही होता है देखो, तो उस केस में आप इसको तो अवॉइड ही करना। बट अगर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको बोला गया है कि 2 प्रीसीडिंग 2 फॉलोइंग का आपको डेटा लेते हुए चलना है, तो उस केस में आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब ये प्रीसीडिंग फॉलोइंग करंट रोज क्या है उनको भी समझ लेते हैं क्विकली। देखो, जब हमने बोला कि रोज बिटवीन करके हमारे पास एक विंडो बनती है, ठीक है, हमने बोला रोज बिटवीन करके हमारे पास विंडोज बनती हैं। रोज बिटवीन किसके बेसिस पे बनती हैं? अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, n preceding, current row and following and unbounded following, ठीक है। इसके बेसिस पे हमारी विंडोज बनती हैं। अनबाउंडेड का मतलब ऊपर तक कोई लिमिट नहीं, हमारी लिमिट ऊपर तक है और करंट रो तक चलती रहे। एन प्रेसिडिंग का मतलब कि नंबर डिफाइन किया कि ऊपर की 2 रोज लेनी है और नीचे की 2 रोज के लिए एन फॉलोइंग बोला।
नीचे तक कोई लिमिट नहीं रखनी है तो अनबाउंडेड फॉलोइंग का यूज किया जाएगा। जैसे इससे आप रनिंग टोटल भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? हमने रनिंग टोटल देखा था कि ऊपर तक की सारी वैल्यूज और नीचे हमारी करंट रो चलती रहेगी। ठीक है, यानी कि हर विंडो के लिए हमारा अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो होगा। तो वही चीज़ अगर हमने यहाँ पे निकालनी होती, जैसे कि फिलहाल को मैं एग्जांपल इसी का ही ले लेती हूँ इंस्टेड ऑफ टेकिंग डेट्स ओवर हियर, कि मुझे मंथ्स के बेसिस पे रनिंग टोटल चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ए अगर हम करें तो ये हमारे पास मंथ्स का डेटा आ गया। कॉमा हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सम ऑफ सेल्स चाहिए ओवर रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ साइज में। इसे अगर हम लोग रन कराते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रीवियस है, यहाँ पे इन दोनों का सम है, यहाँ पे इन तीनों का सम है, नेक्स्ट में इन चारों का सम है, और इस तरह से हमारा टोटल वैल्यू आ चुका है 8,17,860। हर मंथ के बेसिस पे आप देख भी सकते हो कि किसी भी मंथ में टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ था स्टार्टिंग से लेके उस मंथ तक। जैसे कि 8th मंथ में, अगस्त के मंथ तक हमारा टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हुआ था वो हुआ था 5,54,555.9। तो इस तरह से हम लोग रनिंग टोटल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग रोज बिटवीन, जहां पे हमने बोला कि हमें अनबाउंडेड प्रीसीडिंग लेनी है एंड करंट रो को यूज करना है। होपफुली ये क्लियर है कि ये विंडोज हमने कैसे डिफाइन करी है। आज के इस सेशन के अंदर, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है काफ़ी कुछ, जहाँ पे हमने बेसिक विंडो फंक्शंस तो समझे ही हैं, एडवांस भी सीखी हैं, जैसे कि रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर, लीड एंड लैग, फर्स्ट वैल्यूज एंड लास्ट वैल्यूज। विंडोज को समझा है कि विंडोज पार्टीशंस के बेसिस पे होती है, ऑर्डर्स के बेसिस पे होती है, साथ ही किसी रोज के बिटवीन भी हो सकती हैं, जिसमें हमारे पास प्रीसीडिंग, करंट एंड फॉलोइंग 3 टाइप की रोज आती हैं, जिसमें एन प्रीसीडिंग का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज आप डिफाइन करोगे, अनबाउंडेड का मतलब ऊपर तक जितनी भी रोज हमारे पास जा रही हैं उन सबको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये हुआ हमारे पास विंडो फंक्शंस का काफ़ी लंबा सेशन, जिसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है अबाउट विंडो फंक्शंस। स्टिल काफ़ी सारे विंडो फंक्शंस हैं जो कि रिमेनिंग हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपने डेफिनेटली इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा है, तो डू लेट अस नो इन आवर कमेंट्स। वी वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू ऑल, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू एवरीवन।